हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन सर ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 का फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में वीवीआई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। अगर आप 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पहला सवाल, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में, इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा। दूसरा सवाल है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो इसका सही जवाब होगा किरण पुंज। ठीक है, चलिए हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश की चाल सबसे कम कांच में होता है। ठीक है, और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है? निर्वात में। अगर यही सवाल इसको ऐसे पूछ दे कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ऑप्शन यही दिया है, तो आंसर आप मारिएगा निर्वात। और सबसे कम अगर पूछ दे यानी न्यूनतम, तो हो जाएगा आपका कांच। अगला सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल है 5 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, छठा सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायप्टर, एंगस्ट्रम, ल्यूमेन, इनमें कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है। ठीक है, डायप्टर को डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए 7वां सवाल है, दूर डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अभी मैं आपको बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक हो गया, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये दोनों सवाल आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। इसका आंसर उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक हो जाएगी, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, क्यों क्यों इसका धनात्मक हो जाएगा, इसका ऋणात्मक हो जाएगा? क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, फोकस दूरी होता है, वो धनात्मक होता है। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका क्षमता भी धनात्मक और ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिसारी लेंस। ठीक है, चलिए 11 नंबर, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसारी लेंस। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तीसरा सवाल 13 नंबर सवाल है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, 14 नंबर सवाल है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ठीक है, ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें कोई नहीं। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब
उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए 15 नंबर सवाल, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है हमारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो उत्तल लेंस का फोकसांतर, उत्तल लेंस का भी आपको बताया था कि क्षमता जो होता है उसका धनात्मक होता है। ठीक है, अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। तो जो इसका डायप्टर होगा वो भी आपका धनात्मक में ही होगा। ठीक है, तो क्षमता यहाँ कितना है 50। तो इसका एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि 50 सेंटीमीटर है ना, तो 50 में कितना से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 डायप्टर हो जाएगा, क्योंकि एक डायप्टर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। यानी एक डायप्टर 1 मीटर के बराबर होता है। तो अगर मीटर में कहेंगे तो 1 मीटर और सेंटीमीटर में कहेंगे तो 100 सेंटीमीटर। तो चूँकि यहाँ 50 सेंटीमीटर दिया है तो 50 में कितना से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 डायप्टर। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? प्लास्टिक, कांच, मिट्टी, जल। इसका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी। चलिए 18 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के समानांतर, इनमें कोई नहीं। देखिए हवा क्या हो गया आपका विरल माध्यम हो गया, और कांच क्या हो गया सघन माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम क्यों? यदि दो माध्यम की तुलना की जाए तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वो विरल हो जाएगा, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन हो जाएगा। तो चूँकि हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो ये विरल हो जाता है, और कांच में प्रकाश की चाल कम है तो ये सघन हो गया। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। ठीक है, चलिए अब हम 19 नंबर सवाल देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर माने जैसे आप बाइक चलाते होंगे या गाड़ी में बैठते होंगे 4 चक्के में, तो देखिएगा ड्राइवर के जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके बगल में मिरर लगा रहता है, शीशा लगा रहता है। वो किसका होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम उत्तल दर्पण में देखते हैं तो पीछे की जितने भी वस्तुएं होती है उसको ये छोटा करके दिखाता है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र को छोटा छोटा करके दिखा देता है। आप बाइक चलाते होंगे तो देखते होंगे शीशा में पीछे की ओर, तो पीछे की जितनी वस्तुएं हैं उस आपको इस एक शीशा में दिखाई दे देता होगा। ठीक है, तो बहुत बड़े क्षेत्र को छोटा करके ये दिखा देता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। चलिए अब हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, देखिए अगर हम लोग दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसी तरह लेंस में जब हम बात करेंगे तो उसका साफ उल्टा है। ठीक है, कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जिस तरह से हम लोग दर्पण में देखे थे कि दर्पण में जो उत्तल दर्पण था उसमें केवल काल्पनिक बनता था प्रतिबिंब, तो उसी तरह जब हम लोग लेंस में बात करेंगे तो अवतल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। दर्पण में अगर हम बात करेंगे तो उत्तल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वही अगर हम लेंस में बात करेंगे तो अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, एकदम ये थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा तो ये याद हो जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर दर्पण की बात की जाएगी तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वही अगर लेंस की बात की जाएगी तो अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर,
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो सीधा बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। वास्तविक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों, इनमें कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 1, 4। तो लेंस में मुख्य फोकस जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। चलिए अब 24 नंबर सवाल देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल, ठीक है। चलिए अब हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अब दाढ़ी बनाने के लिए कहे या हजामत बनाने के लिए कहे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवतल, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग 26 नंबर सवाल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, आप प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, याद रखिएगा। परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, 2 ही आंसर होगा सही। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r, sin i गुने sin r, sin i प्लस sin r, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा sin i/sin r, ठीक है। चलिए अब हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 29 नंबर देखते हैं। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुने 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल हो जाता है आपको 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर सवाल। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो पानी में प्रकाश की चाल जो होगी आपको 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। 3 सवाल मैंने इसमें लिया है, देखिए। निर्वात में पूछेगा तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल पूछेगा तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। वही अगर पानी में पूछेगा तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हम 31 नंबर सवाल देखते हैं। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल, उत्तल, समतल अथवा उत्तल, लास्ट हमारा ऑप्शन है अवतल, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, किसी भी दूरी पर अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल अथवा उत्तल। क्यों होगा? देखिए, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में भी केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी सी नंबर में ये दोनों दे दिया है, समतल अथवा उत्तल, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर सवाल। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी उल्टा भी, इनमें कोई नहीं। तो देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा ही बनेगा, ठीक है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, ठीक है। सीधा बनने का कारण ये है क्योंकि प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, आभासी होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 33 नंबर सवाल देखते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब ऑप्शन है वस्तु से छोटा है,
वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है। तो देखिए, जब आवर्धन ऋणात्मक है इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब आपका जो है वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है मतलब उल्टा होता है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 34 नंबर सवाल देखते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब सीधा है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है। ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ आवर्धन का मान ऋणात्मक है मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक बनेगा यानी उल्टा होगा। और धनात्मक है तब समझिए कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ठीक है। ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब उल्टा है यानी वास्तविक है, और धनात्मक है यानी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है यानी काल्पनिक है, ठीक है। ये थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकता है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। इसका अर्थ क्या है, इसमें दे देगा कि वास्तविक है, काल्पनिक है, दोनों है, इनमें कोई नहीं। तो अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा होगा, ठीक है। ऑप्शन में वास्तविक दे या उल्टा दे, ठीक है। अब इधर धनात्मक ऋणात्मक, यहाँ ऋणात्मक है तो उल्टा बनेगा, धनात्मक है तो सीधा बनेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आधी होती है। चलिए 36 नंबर सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ऑप्शन है हमारा फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर, ठीक है। तो वस्तु यदि अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो इसका सही आंसर होगा आभासी और बड़ा। देखिए, यदि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और बड़ा बनता है। यानी आभासी का मतलब क्या, काल्पनिक। प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए अब हम लोग 38 नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, दूसरा है काल्पनिक और सीधा, तीसरा है वास्तविक और उल्टा, चौथा है वास्तविक और सीधा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 39 नंबर सवाल देखते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण से, दूसरा है अवतल दर्पण से, तीसरा ए और बी दोनों से, यानी समतल दर्पण अवतल दर्पण दोनों से, और चौथा है उत्तल दर्पण से। तो वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब जो होता है वो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है, ठीक है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये तीनों का पहचान याद रखिएगा। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 40 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा, दूसरा अवतल दर्पण द्वारा, तीसरा उत्तल दर्पण द्वारा, चौथा उपयुक्त तीनों द्वारा। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों द्वारा। क्यों, क्योंकि देखिए समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में
वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, तो अवतल में काल्पनिक बनता है, ठीक है। तीसरा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे उपयुक्त तीनों द्वारा, ठीक है। चलिए 41 नंबर सवाल देखते हैं। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 40 सेंटीमीटर यदि वक्रता त्रिज्या है तो उसकी फोकस दूरी उसका आधा कर देना है, कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगुनी होती है, ठीक है। यदि फोकस दूरी दिया रहेगा अब वक्रता त्रिज्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे? उसका दुगुना कर देंगे। फोकस दूरी दिया रहेगा, अब वक्रता त्रिज्या निकालना होगा तो दुगुना कर देंगे। यदि वक्रता त्रिज्या दिया होगा अब फोकस निकालनी होगी तो क्या करेंगे? उसका हम आधा कर देंगे। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तब वक्रता त्रिज्या 20 है तब फोकस दूरी इसका आधा कर देना है, कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 43 नंबर सवाल देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अभी मैंने आपको बताया था कि यदि फोकस दूरी दिया हो तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? दुगुना कर देंगे। तब 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है तो हम इसका दुगुना कर देंगे, तो 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों का, ठीक है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? ठीक है, तो दर्पण सूत्र यहाँ पे आपको पहचानना ही चारों में से। तो दर्पण सूत्र आप याद रखिएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, यही आपका दर्पण सूत्र है, ठीक है। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए। इनमें से कौन लेंस सूत्र है? तो देखिए दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस है और लेंस सूत्र में क्या रहेगा? यहाँ माइनस। प्लस की जगह पे माइनस रहेगा तो समझिए कि ये क्या है? लेंस सूत्र है। यानी आपको याद रखनी है कि दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है और लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। चलिए अब हम लोग 47 नंबर सवाल देखते हैं। दांत का डॉक्टर मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये बिल्कुल आसान है। बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अभी मैंने आपको बताया था कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, ठीक है। 47 का जवाब हो जाएगा आपका ए। चलिए अब हम लोग 48 नंबर सवाल देखते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, ऑप्शन ए कम, दूसरा है अधिक, तीसरा है संतुलित, चौथा है सभी। तब पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, ठीक है। चलिए 49 नंबर। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, इनमें कोई नहीं। तब पतला लेंस में कम होगा तब मोटा लेंस में क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर सवाल देखते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वक्रता केंद्र, दूसरा प्रकाशिक केंद्र, तीसरा द्वारक केंद्र, चौथा अक्ष केंद्र। तो लेंस की जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर सवाल। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इनमें कोई नहीं। ये चार ऑप्शन दिया है। तो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। चलिए अब हम लोग 52 नंबर सवाल देखते हैं।
52 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, ऑप्शन है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इनमें कोई नहीं। आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तब बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 53 नंबर सवाल। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, ऑप्शन है हमारा प्रकाश का परावर्तित होना, दूसरा प्रकाश का अपवर्तित होना, तीसरा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना, चौथा इनमें कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तित होना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमको बाल्टी की जो गहराई होती है वो हमको कम मालूम पड़ती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के और भी बहुत सारे घटनाएं हैं, देखिए और हम आपको बता देते हैं 2-3। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में कोई वस्तु अगर रखी रहती है तो हमको बड़ा दिखाई देता है। आप कभी गए होंगे हलवाई की दुकान पर तो देखिएगा चाशनी में जो स्पंज रखा रहता है बड़ा बड़ा दिखाई देता है, और वही जब उसको निकाल के देखिएगा, ठीक है, तो निकाल के जब देखिएगा तो छोटा दिखने लगेगा। पानी में अगर कोई तैरता है तो देखिएगा थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, मोटा दिखाई देता है, वही पानी से बाहर निकलेगा तो थोड़ा पतला दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यदि गिलास में आप पानी रखिए, आप पानी में आप एक पेंसिल को ऐसे सीधा खड़ा कर मतलब तिरछा ऐसे रखिए, तिरछा, तो आपको पता चलेगा लगेगा कि पेंसिल जो है टूट गया है। पानी में जितना पेंसिल रहेगा लगेगा, माने पानी आपको इतना लेना है कि अगर हम उस पर पेंसिल रखें ऐसे तिरछा तो आधा जो पेंसिल है वो पानी में रहना चाहिए, आधा पानी से ऊपर रहना चाहिए। तो ऐसे देखने पर आपको दिखाई देगा, लगेगा कि पेंसिल जो है बीच में से टूट गया है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 54 नंबर सवाल। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वह अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, दूसरा प्रकाश की चाल परिवर्तन नहीं होने के कारण, तीसरा प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, चौथा इनमें कोई नहीं। तो देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होने का कारण एक ही है, उसके चाल में जब परिवर्तन होता है तो ही वो अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है भाई, आखिर वो क्यों मुड़ता है, उसको तो सीधा ही चलना चाहिए। तो इसका सही जवाब यही है कि प्रकाश की चाल बदल जाता है, इसी के कारण वो मुड़ जाता है। हवा में चूँकि प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, अब पानी में प्रकाश की चाल कम होता है, इसलिए वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अगर कांच रहेगा तो भी मुड़ जाएगा, पानी रहेगा तो भी मुड़ जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तन होने के कारण क्या है, चाल में परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग 55 नंबर सवाल देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। फोकस दूरी कितनी है, 25। मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि क्षमता निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 25 में कितना से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तब 25 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ इसका जो क्षमता दिया है ये पॉजिटिव है, धनात्मक में है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया मतलब ये धनात्मक में है, तो 25 में 4 से गुना करने पर हमारा 100 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 4 डाइऑप्टर। ठीक है, 55 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 4 डाइऑप्टर। चलिए 56 नंबर सवाल देखते हैं। एक लेंस की क्षमता प्लस में दिया है यानी धनात्मक 5 डाइऑप्टर है, यह होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। देखिए यहाँ इसका जो पावर दिया है वो धनात्मक है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो
धनात्मक पावर होता है वो किसका रहता है, उत्तल लेंस का पावर धनात्मक होता है। देखिए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो एकदम तुरंत कन्फ्यूज होकर 20 में मत लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ अवतल दिया है, यहाँ उत्तल दिया है, तो अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि 20 में आप 5 से गुना करिएगा तो 20 पचे 100, 20 में कितना से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा 5 से। ये देखिए 5 डायोप्टर दिया है ना, आंसर आपका क्या हो जाएगा 5। देखिए अगर सेंटीमीटर में दिया होगा और डायोप्टर निकालना होगा तो 100 में 20 से भाग लगाइए, 100 में 20 से भाग लगाइएगा। देखिए यहाँ 100 डाल दीजिए, आप 20 से भाग लगाइएगा तो 20 पचे 100, आपका डायोप्टर दे आ गया। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग 57 नंबर सवाल देखते हैं। 57 नंबर सवाल क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। अब देखिए फोकस दूरी यहाँ 20 दिया है, ये भी आपका प्लस में दिया है, ना। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी चूँकि यहाँ 20 दिया है तो यहाँ माइनस ही रहना चाहिए, फोकस दूरी अवतल लेंस का ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसका जो क्षमता होगा वो कितना हो जाएगा, -5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर सवाल देखते हैं। 58 नंबर सवाल कह रहे हैं किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इनमें कौन उपयुक्त होगा। ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तीसरा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, चौथा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्योंकि देखिए शब्दकोश को जब हम लोग पढ़ेंगे यानी डिक्शनरी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पास ही रख के पढ़ेंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, इस कॉपी पे जो मैं सवाल लिखा हूँ इसको मैं पढ़ रहा हूँ तो नज़दीक से ही पढ़ रहा हूँ, दूर रख के तो पढ़ नहीं रहा हूँ। तो नज़दीकी अगर आदमी को ख़राब हो जाती है यानी आदमी को नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उस स्थिति में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यदि किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो किस लेंस के इस्तेमाल से समस्या दूर हो जाती है, उत्तल लेंस। आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग 59 नंबर सवाल देखते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु को बीम ही कहते हैं, वस्तु कहिए चाहे बीम कहिए, जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी हो तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, दूसरा है काल्पनिक और उल्टा, तीसरा है वास्तविक और उल्टा, चौथा है वास्तविक और सीधा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अंतिम सवाल देखते हैं 60। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस का, दूसरा है अवतल लेंस का, तीसरा है उत्तल दर्पण का, चौथा है अवतल दर्पण का। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।